एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स स्मार्ट क्लासेस। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज अ नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम से आपको पता चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य है प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना होता है, उन ऑर्गेनाइजेशन को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिन संस्थाओं का उद्देश्य है सर्विस प्रोवाइड करना है, ना कि प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट उनका मोटो नहीं होता। लाइक स्कूल्स हैं, स्कूल्स होते हैं आपके, चाहे प्राइवेट स्कूल्स है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो हॉस्पिटल है, टेम्पल है और एनजीओज हैं, ये होते हैं ना, ये सब हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आते हैं, जिनका जो मोटो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है फॉर वेलफेयर, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर्स के लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है ये बनाई जाती हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, एनजीओज हैं, देख रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस फ्री दी जाती हैं, क्यों? ह्यूमन बीइंग्स के वेलफेयर के लिए। जो पुअर लोग हैं या फिर हैंडीकैप्ड है, बहुत सारे ऐसे हैं बैकवर्ड क्लास हैं, तो उनको सोसाइटी में अपग्रेड करने के लिए, उनको अच्छा स्थान देने के लिए क्या किया जाता है, उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। उन ऑर्गेनाइजेशन को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सेपरेट एंटिटी है, आपको भी पता है इसके मेंबर्स का इससे कैसी एंटिटी है, सेपरेट है। इसके मेंबर्स होते हैं इसके ऑनर, पर उनसे इसका जो एनजीओ होती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एक सेपरेट होती है, मतलब सेपरेटली वर्क करती है। सेपरेट बैंक अकाउंट होता है, सारे जो लेन देन होते हैं सेपरेटली होते हैं। इसका मेन एम होता है सर्विस प्रोवाइड करना। इसका नाम ही बताता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन एम ही सर्विस को प्रोवाइड करना है। अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में अकाउंटिंग की जाती है तो इसमें 3 तरह के खाते बनते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनता है, फिर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और एक बैलेंस शीट बनती है। इनको ये 3 तरह के अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है, एनपीओस को, ठीक है। इसमें बेटा क्या होता है, जो एनपीओस के अंदर जो प्रॉफिट गेन होता है, मेनली उसको प्रॉफिट नहीं कहा जाता। पहली बात तो उनको सरप्लस कहा जाता है और लॉस को डिफिसिट कहा जाता है। जो इनके अंदर जो सरप्लस होता है और जो डिफिसिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है इसके मेंबर्स में, बल्कि उसको री इन्वेस्ट किया जाता है प्रोग्रेस करने के लिए। सरप्लस इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। इसके सरप्लस अमाउंट को जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकल कर आता है सरप्लस, उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके मेंबर्स को, बल्कि उसे री इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में मतलब क्या कहते हैं, डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी इनकम का सोर्स होता है चैरिटी, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फी, और ये इसमें मतलब कैसे पैसे आते हैं, जैसे कोई डोनेट कर जाता है या कोई एन्युटी फंड दे देता है या कोई गवर्नमेंट ग्रांट दे दिया, तो इस सारी चीज़ें की क्या होते हैं, इनकम के सोर्सेज होते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप बाय चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज, दीज आर कॉल्ड मेंबर। ये जो होती हैं ये कोई ट्रस्टीज़ होती हैं, सोसाइटी के मेंबर होते हैं, उनके द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं, जिनको मेंबर्स कहा जाता है, ठीक है। वो इसके क्या हो जाते हैं, मेंबर्स हो जाते हैं। फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एनपीओस के अंदर 3 तरह के खाते बनते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट का मतलब क्या है, रिसीविंग से। पेमेंट का मतलब क्या है, पे करने से। देखो, जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है वो आपका रियल नेचर का होता है। सबसे पहले तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, तो ये रियल नेचर का है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वही रिकॉर्ड की जाती है। मीन्स टू से कहने का मतलब ये होता है कि आपको भी पता है कि 2 तरह की, एक तो एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। जब भी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है तो वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के मेथड को फॉलो करता है, मतलब इसमें कैश रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होती है, कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन, उनको दिखाया जाता है। वो जब भी मिल जाती हैं, जब भी अर्न होती हैं, जब भी एक्सपेंसेस होते हैं कैश में, तो वो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में शो किए जाते हैं। तो रिसिप्ट और बैंक पेमेंट अकाउंट में बैंक से और कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो दिखाई जाती हैं।
इसके डेबिट साइड में, अब आपको पता है डेबिट साइड में क्या आता है, खर्चा आता है, और क्रेडिट साइड में क्या होता है, क्रेडिट साइड में क्या होता है, बट इसमें क्या होता है, ये कैश का होता है। तो कैश का, अब है ना, मैंने आपको बताया कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है, उसमें कैश ट्रांजेक्शन्स दिखाई जाती है, और जो कैश है वो क्या है, रियल हमारी करंट असेट्स है, और करंट असेट्स हमारी कैसे नेचर का है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट की, जब रियल अकाउंट को फॉलो करते हैं तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो रिसिप्ट में हम डेबिट साइड में क्या दिखाएंगे, जो हमारे पास आ रहा है, जिसकी हमें रिसीविंग हो रही है, और क्रेडिट साइड में हम पेमेंट दिखाएंगे जो हमारे पास से जा रहा है। कैश में जो जा रहा है वो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, जो हमारे पास आ रहा है वो डेबिट साइड में दिखाएंगे। और ये भी ध्यान रखना क्यों दिखाएंगे, क्योंकि इसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स दिखाई जाती हैं, और कैश हमारा करंट असेट्स होती है, और कैश हमारा क्या है, रियल नेचर का है ना। इसमें रियल अकाउंट, कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें जो आ रहा है वो डेबिट साइड दिखाओ, और जो जा रहा है वो क्रेडिट साइड दिखाओ, बट ओनली कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के मेथड को फॉलो करता है। इट इज़ अ रियल अकाउंट, ये एक रियल अकाउंट है, इसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को शो किया जाता है। कैश इज करंट, और कैश हमारी करंट असेट्स है, तो इसका नेचर भी क्या है, रियल है। इट स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। देखो, जो बैंक और कैश का हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में ओपनिंग बैलेंस होता है उससे ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और अब इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आता है निकल के, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। जब भी आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो इसमें आप रिसीविंग जो होती है वो दिखा दोगे, डेबिट साइड। उसके बाद जो भी आपका क्या आएगा, डेबिट का बैलेंस आता है, क्रेडिट का बैलेंस आता है, क्लोजिंग बैलेंस जो आता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। इसके अंदर कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है, तो जितना कैश आया कितना कैश गया वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें कैपिटल और रिवेन्यू दोनों ही आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो कैपिटल नेचर का है चाहे वो रिवेन्यू नेचर का है, दोनों ही नेचर के आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं। इनका मतलब सिर्फ कैश से होता है कि कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नेक्स्ट ईयर। मैंने आपको बताया कि जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो जो उसको क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन्स वेदर कैपिटल रेवेन्यू, ये मैंने आपको बता दिया। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स वेदर दे आर, ये भी चाहे वो करंट की है चाहे वो प्रीवियस की है, इसको कोई मतलब नहीं है। जब ये रिसीव हुई है, जब इनकी पेमेंट करी है, जब वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इसमें किसी तरह की एडजस्टमेंट नहीं होती। इसमें किसी भी तरह की आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, एक्रूड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, कोई भी तरह की जो ये एडजस्टमेंट होती हैं ये रिकॉर्ड नहीं की जाती है। एडजस्टमेंट होती क्या है बेटा, यही होती है ना, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग, मतलब आपने कमा तो ली है बट अभी आपको मिली नहीं है, उसे एक्रूड इनकम कहेंगे। आउटस्टैंडिंग है कि है ना, आपको अभी मिली नहीं है। इसमें जैसे कि कहते हैं कि मतलब 12 महीने की सैलरी है, 11 की मिल गई, 1 महीने की नहीं मिली, वो आउटस्टैंडिंग है, अभी आपको मिलेगी, मिली नहीं है। इसमें आपने कमा तो ली है बट अभी आपको मिली नहीं है, ड्यू है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन है जो फिक्स एसेट्स पे हमारे लगता है, तो इसकी एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं होती। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या कैश बुक, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, एनपीओस के द्वारा बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। और जो कैश बुक होता है वो हमारी बिजनेस बनाते हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो कैश बुक मेंटेन करते हैं, और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है वो एनपीओस के द्वारा बनाया जाता है। इसमें 2 साइड होती है, रिसिप्ट साइड होती है, पेमेंट साइड होती है। इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। इसमें लेजर फोल्डियो कॉलम किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट 2 साइड होती हैं। इसमें होती है लेजर फोलियो नंबर होता है ना, वो लिखा जाता है, पोर्टफोलियो नंबर लिखा जाता है। ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाया जाता है, और ये डेली बेसिस पे आप अपने डेली बेसिस की जो ट्रांजेक्शन है, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो डेली बेसिस पे बनाया जाता है। उसके बाद है सेकेंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे पहले तो ये नॉमिनल नेचर का होता है, और नॉमिनल नेचर में आपको पता होगा कि डेबिट साइड हम सारे एक्सपेंसेस को, सारे लॉसेस को दिखाते हैं, और क्रेडिट साइड हम अपनी इनकम को, प्रॉफिट को दिखाते हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर का है,
तो इसके हम डेबिट साइड में सारे क्या दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर्स दिखाएंगे, और क्रेडिट साइड में अपनी सारी इनकम दिखाएंगे, सारे प्रॉफिट दिखाएंगे, सारी रिजर्व दिखाएंगे, सारे रिवेन्यू दिखाएंगे, ठीक है। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस दिखाओगे और क्रेडिट साइड में सारे अपनी इनकम दिखाओगे, अपने प्रॉफिट दिखाओगे। इट्स डेबिट साइड शो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट साइड शोज ऑल प्रॉफिट एंड रिवेन्यूज। ये नॉमिनल नेचर का होता है, इसमें रिवेन्यू नेचर। अब देखो बेटा क्या होता है, जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ना, वो आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड पर फॉलो होता है। मतलब इसमें जो आपकी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है ना, दो मेथड होता है। जैसे रिसिप्ट और पेमेंट में तो मैंने आपको बताया था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। इसके अंदर आपको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करना पड़ता है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड में भी आपको दो प्रिंसिपल्स को, दो कंसेप्ट को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो आपको रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट या उसको रियलाइजेशन कंसेप्ट कहते हैं, और एक मैचिंग कंसेप्ट। दोनों ही कंसेप्ट आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में फॉलो करने पड़ते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जब भी आप ये देखोगे कि ये हमारी इनकम है, इससे हमारे रिवेन्यू हुआ है नहीं, तो आप रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट को फॉलो करोगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि मैंने 10,000 का गुड सेल किया, ठीक है। अब मैंने 10,000 का गुड सेल किया, मतलब मैंने किया बी को, तो बी बोलता है ठीक है ये गुड्स मैं खरीदूंगा, ये डन कर लो डील को। तो जब गुड्स उसने कह दिया कि डील कर लो, मतलब मैं ये गुड्स को खरीदूंगा, ये डील डन हो गई है, तो मैं इसको क्या मानूंगी, रिवेन्यू मानूंगी कि हाँ उसने मेरे सामान को खरीद लिया और उससे मेरे को क्या आ रहा है, इनकम आ रही है, तो उसको मैं इनकम मानूंगी। इसके अंदर इनकम तब मानी जाएगी जब दूसरी पार्टी होती है उस पर अपना एग्रीमेंट दे देगी। अगर उस पर अपनी एग्रीमेंट नहीं देती तो तब तक हम उसको इनकम नहीं मानेंगे। ये आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का कंसेप्ट कहता है। इसी तरीके से ये तो आपका हुआ रिवेन्यू कि हम किसको रिवेन्यू मानेंगे, किसको इनकम मानेंगे। तब मानेंगे जब हमारी डील है वो फाइनल हो जाएगी, वो अपने मुंह से कह देगा कि हाँ ये मेरा सामान है, मैं इसको खरीदूंगा और इसकी पेमेंट तब तक कर दूंगा। और मैचिंग कंसेप्ट, जब भी आप एक्सपेंसेस किसे मानोगे, एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सपेंसेस को मानने के लिए, एक्सपेंसेस को वो करने के लिए कि एक्सपेंसेस है या नहीं है, रेवेन्यू नेचर के वो एक्सपेंसेस है या नहीं है, इसके लिए आपको मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि एक्सपेंसेस जब आपके हो रहे हैं तब ही उसको आप एक्सपेंसेस मानो। मैचिंग कंसेप्ट में कहता है कि रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ मैच करो। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो आपकी मशीनरी है, ठीक है, आप मशीनरी खरीदते हो, मशीनरी पे आप प्रोडक्शन करते हो, पर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी तो लगता है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, आपका एक्सपेंसेस है, और मशीनरी से आपको क्या आ रही है, इनकम आ रही है। तो कहता है कि जितनी आपको डेप्रिसिएशन लग रहा है, जिस साल लग रहा है उसे उस साल ही राइट ऑफ कर दो, उसी साल ही उसे डिडक्ट करके दिखा दो। ये नहीं है कि आप इकट्ठे डिडक्ट कर दो, नहीं, उसको हर साल मान लो 10 साल तक आप वो मशीनरी बिजनेस में यूज़ होगी तो 10 साल तक उसमें डेप्रिशिएट वैल्यू लगेगी, तो हर साल की जो डेप्रिशिएट वैल्यू है उसको डेप्रिशिएट करके दिखा दो, उसको राइट ऑफ करके दिखा दो। मतलब जिस साल का जितना एक्सपेंस है उस साल ही उसका एक्सपेंस दिखा दो। ये होता है मैचिंग कंसेप्ट। तो आप ध्यान रखना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दो कंसेप्ट, सबसे पहले तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया गया है और इसके अंदर दो कंसेप्ट फॉलो किए गए हैं, एक तो रियलाइजेशन कंसेप्ट या रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, और सेकंड मैचिंग कंसेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट को फॉलो करेंगे इनकम के लिए और मैचिंग कंसेप्ट को एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया नॉमिनल नेचर का होता है, इसमें एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होती है, इसके अंदर एडजस्टमेंट होती है। कोई भी आपकी आउटस्टैंडिंग है, डेप्रिसिएशन है, एक्रूड इनकम है, सारी इसके अंदर एडजस्टमेंट होती है। इसके अंदर जो इनकम और एक्सपेंडिचर होती हैं वो करंट पीरियड की रिकॉर्ड की जाती हैं। उसमें तो आपका कैश से मतलब था, चाहे प्रीवियस का है, चाहे करंट का है, चाहे किसी का भी हो, बट इसके अंदर आपकी जो एडजस्टमेंट रिकॉर्ड किया जाएगी ट्रांजेक्शन्स वो करंट पीरियड की जाएगी। इट शोज डिफिशन। अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड तो अपने एक्सपेंसेस दिखाते हैं और क्रेडिट साइड इनकम दिखाते हैं। इसी तरह इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हम डेबिट साइड अपने एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड अपनी इनकम दिखाते हैं।
तो इसके अंदर जब हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकलते आता है, तो इसके अंदर निकल के आता है हमारा डिफिसिट और सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट और डिफिसिट का मतलब क्या होता है, डिफिसिट का मतलब होता है लॉस। ठीक है, अच्छा, इट्स बैलेंस इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। जो इसका डिफिसिट और सरप्लस बैलेंस है उसको कैपिटल फंड में दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड। अभी कैपिटल फंड कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। मान लो आपका जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो सरप्लस में आ रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो कैपिटल फंड में आप जोड़ के दिखा दोगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आप सरप्लस के जो बैलेंस है उस कैपिटल लायबिलिटी साइड में सरप्लस के बैलेंस को जोड़ के दिखा दोगे कैपिटल फंड में। और अगर आपका बैलेंस डिफिसिट आ रहा है तो कैपिटल फंड में से माइनस करके दिखा दोगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा आता है बैलेंस शीट। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको बनाया जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद में। कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंसेस आर शोन इन द बैलेंस शीट। कैपिटल रिसिप्ट इज शोन इन द कैपिटल। जो कैपिटल रिसिप्ट होती है उसको आप कैपिटल फंड अकाउंट में शो करोगे। और कैपिटल फंड अकाउंट कहाँ बनता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बनता है। इफ द बैलेंस इन द बैलेंस शीट द सरप्लस बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैंने आपको बताया जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का सरप्लस बैलेंस आएगा उसको आप कैपिटल साइड क्या करोगे, जोड़ के। जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का सरप्लस बैलेंस आएगा, जो ज़्यादा बैलेंस आएगा मतलब आपको प्रॉफिट होएगा, तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करके दिखा दोगे। ठीक है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में सरप्लस के बैलेंस को ऐड करके दिखा दोगे। और इन द अदर हैंड अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस आपका डिफिसिट आता है तो कैपिटल फंड के लायबिलिटी साइड ही कैपिटल मतलब लायबिलिटी साइड ही बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ही कैपिटल फंड में से डिडक्ट करके आप लोग दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्रूड इनकम इन्वेस्टमेंट शुड बी शोन। इसमें जो आपकी मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो आप एडजस्टमेंट करते हैं ना प्रीपेड एक्सपेंसेस की एक्रूड इनकम की, उनको हम एसेट साइड में दिखाते हैं। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होती है, उसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ध्यान रखना, आपने जब भी फाइनल अकाउंट बनाए होंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें भी आपने एडजस्टमेंट करी होगी तो देखा होगा जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम होती है उसको हम अपनी एसेट साइड में दिखाते थे, और जो आउटस्टैंडिंग वेजेस होती थी उसको हम अपनी लायबिलिटी साइड में दिखाते थे। ठीक है, वही चीज़ इसमें है। उसके बाद जो एनपीओज होते हैं उसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग करनी पड़ती है। क्या करने पड़ता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग करनी पड़ती है। इफ़ द फंड इज़ गिवन, अगर जो हमारी एनपीओज है उसको जो फंड देती हैं, मान लो कौन कौन फंड देता है, कोई गवर्नमेंट फंड दे रही है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फंड दे रही है वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कहती है। मान लो वो कहती है कि ये है ना आपको एक टूर्नामेंट के लिए दिया जा रहा है, तो एक उसने कह दिया कि आपको क्रिकेट मैच टूर्नामेंट के लिए ये फंड दिया जा रहा है, आपको इसी के लिए यूज़ करना है, तो वो पर्पस कैसा हो गया, एनपीओ के लिए स्पेसिफिक पर्पस हो गया। तो कहता है इफ़ द फंड इज़ गिवन, अगर फंड दिया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, देन स्पेसिफिक फंड अकाउंट इज़ प्रिपेयर, मतलब उसके लिए एक स्पेसिफिक फंड अकाउंट बनेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कोई भी चैरिटेबल कहती है कि मतलब आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं फॉर द टूर्नामेंट ऑफ क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच के टूर्नामेंट के लिए आपको 1 लाख रुपए दिए, तो जो 1 लाख रुपए हैं वो आपको क्रिकेट मैच के टूर्नामेंट में ही लगाने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें ये फंड मिला है, और इसे हम कहाँ दिखाएंगे, स्पेसिफिक फंड अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, एनपीओ के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनता है हर फंड के लिए। जितने भी फंड होते हैं, एंडोमेंट फंड है, गवर्नमेंट ग्रांट कमीशन फंड है, एन्यूटी फंड है, इन सब के लिए अलग बैंक अकाउंट मेंटेन करता है। देखो इसके क्रेडिट बैलेंस में क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द फंड अकाउंट शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है फंड अकाउंट का, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। जब भी आप फंड अकाउंट बनाओगे, एक फंड अकाउंट का मतलब है आपका टूर्नामेंट हो रहा है, क्रिकेट मैच का टूर्नामेंट हो रहा है, तो क्रिकेट मैच के टूर्नामेंट के लिए आपने क्रिकेट मैच टूर्नामेंट फंड अकाउंट बनाया, तो क्रिकेट मैच टूर्नामेंट फंड अकाउंट बनाया, तो उसके डेबिट साइड में आपने दिखा दिया जो भी आपका आया, जितने आपके एक्सपेंसेस सब दिखा दिया। अगर उसका जो बैलेंस आया तो क्रेडिट आया, कैसा बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस आया, तो उसको आप अपनी लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। समझ में आया, जो मैच टूर्नामेंट मैच फंड अकाउंट बनाया था उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा तो उसे आप अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाओगे, और अगर उसी टूर्नामेंट मैच फंड का डेबिट बैलेंस आएगा तो उसको आप अपने
उस बैलेंस को आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे। ध्यान रखना बेटा, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, स्पेशल पर्पस के लिए कोई फंड आपको मिला है, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको आप अपनी लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में दिखाओगे। बट अगर उससे आपको बैलेंस डिफिसिट हो रहा है, बैलेंस लॉस हो रहा है, तो उसको आप अपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाओगे। ठीक है। अब देखो, दो टाइप के फंड होते हैं, एक अनरिस्ट्रिक्टेड फंड और एक रिस्ट्रिक्टेड फंड। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड को जनरल फंड कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फंड जो स्पेसिफिक फंड होते हैं। ठीक है। अब देखो कैसे अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड वो फंड होते हैं जिनको जनरल ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जनरल फंड और कैपिटल फंड। इन फंड को जनरल फंड और कैपिटल फंड कहते हैं। टू विच सरप्लस और डेफिसिट इज ऐड और सब्ट्रैक्ट, जहाँ पर हम अपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के सरप्लस और डिफिसिट बैलेंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब रिस्ट्रिक्टेड फंड कौन से फंड होते हैं? जो स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, जैसे मैंने आपको टूर्नामेंट का एग्जांपल दिया। जैसे इसके अंदर आते हैं एंडोमेंट फंड, एन्यूटी फंड, गवर्नमेंट ग्रांट। देखो क्या क्या आते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड के अंदर, स्पेसिफिक रिवेन्यू फंड, कैपिटल प्रोजेक्ट फंड, गवर्नमेंट ग्रांट फंड, एंडोमेंट फंड, एन्यूटी फंड, लोन फंड। अब स्पेसिफिक रिवेन्यू फंड क्या होता है? शो ऑन द लाइबिलिटी साइड, ये इसको कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। ध्यान रखना, कुछ नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो भी आपको फंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, क्या बोल रही हूँ मैं, जो फंड आपको चैरिटेबल स्पेसिफिक पर्पस के लिए देती है, उस फंड को आप अपनी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड दिखाओगे। उस फंड को आप अपने बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड दिखाओगे। इन द अदर हैंड, अगर आपको कोई फंड जनरल पर्पस के लिए मिलता है कि आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, तो उस फंड को, अगर उससे प्रॉफिट हो रहा है, बैलेंस सरप्लस आ रहा है, तो उस फंड को आप अपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड दिखाओगे। क्या बोल रही हूँ मैं? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड, डैट मीन इनकम साइड दिखाओगे, जो जनरल पर्पस के लिए फंड मिला है। बट आपको अगर स्पेशल पर्पस के लिए फंड मिला है, तो उसको लायबिलिटी साइड के कैपिटल फंड में जोड़कर दिखाओगे। अब स्पेसिफिक है, नाम से पता चला स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, तो आप क्या दिखाओगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। ठीक है। उसके बाद देखो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैसे दिखाओगे? टूर्नामेंट फंड, जितना टूर्नामेंट के लिए मिली थी, कितनी आपकी टिकट सेल हुई, कितनी डोनेशन, कितने एक्सपेंसेस हुए, ये दिखा दिया। उसके बाद है कैपिटल प्रोजेक्ट फंड, ये भी मैंने बताया था स्पेसिफिक नेचर का वो है फंड, तो इसको भी आप अपनी लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। इसके अंदर जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए कोई जैसे आपको पवेलियन की कंस्ट्रक्शन के लिए मिला है, तो कैपिटल प्रोजेक्ट फंड होता है, उसे भी स्पेसिफिक जितने भी खर्चे हो, जितने भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको फंड मिले हैं, सारे ही बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखा दो। कुछ नहीं है, चैप्टर का हुआ बना रखा है, बहुत ईजी, मैं आपको ईजी तरीके से समझाऊंगी। आगे आगे आप देखते जाना, इतना हो जाएगा, टिप्स से लर्न हो जाएगा। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इसको लायबिलिटी साइड दिखाएं, इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएं, या फिर रिसिप्ट और पेमेंट में दिखाएंगे। इतना ईजी कर दूंगी इस चैप्टर को। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट दे रही है, ग्रांट दे रही है, जैसे कि कह रही है कि पोलियो पिलाओ बच्चों को, पोलियो के लिए, पोलियो प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट स्पेसिफिक पर्पस, क्या है स्पेसिफिक पर्पस? पोलियो बच्चों के पोलियो के लिए प्रोग्राम बनाओ, चाहे सर्वे करो, चाहे घर घर जाके पिलाओ, जो भी है, पर्पस क्या है? पोलियो से उनकी रक्षा करना। तो पोलियो के लिए जो प्रोग्राम बनाया है, पोलियो इरेक्टिडेशन प्रोग्राम, एक स्पेसिफिक पर्पस है पोलियो का, तो उसे भी हम लायबिलिटी साइड ही शो करेंगे। एन्यूटी फंड, एन्यूटी फंड क्या होता है बेटा? कई बार क्या होते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि अपना एक ह्यूज अमाउंट अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबमिट करवा देते हैं। उसके बाद मान लो जब वो बुढ़ापे में होते हैं, जब वो कमाने लायक नहीं होते, तो क्या करती है जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जस्ट लाइक अ पेंशन, उन्हें थोड़ा थोड़ा फंड हर महीने देती रहती है, उसे हम एन्यूटी फंड कहते हैं। एंडोमेंट फंड, ये भी एक गिफ्ट होता है, इनकम होती है जो कि इन्वेस्टमेंट से आती है, इसे भी स्पेसिफिक पर्पस माना जाता है, और स्पेसिफिक पर्पस माना जाएगा तो इसको भी आप लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। उसके बाद आपका लोन फंड आता है, इसको भी आप स्पेसिफिक पर्पस का मानोगे, तो इसे भी आप लायबिलिटी साइड में दिखाओगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। अब कुछ ट्रीटमेंट है, आप खुद बता दोगे, मैं तो आपको बस एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। देखो, एंट्रेंस फी है, एंट्रेंस फी है, उसे कहते हैं रिवेन्यू है, स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक के लिए होता है तो कैपिटल होता है। जब भी रिवेन्यू, देखो बेटा, जब भी आपको रिवेन्यू नाम दिख जाए, रिवेन्यू दिख जाए, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड दिखाओगे। अगर रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट मिल रही है, रिवेन्यू नेचर की है,
तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाओगे, डैट मीन क्रेडिट साइड में दिखाओगे। और वहीं आपकी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है तो उसको आप लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे। क्या बोला मैंने, रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट और पेमेंट है तो उसको उसका रिलेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से है, और कैपिटल नेचर की रिसिप्ट और पेमेंट है तो उसका रिलेशन बैलेंस शीट से है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड नहीं दिखाओगे। बट इन द अदर हैंड अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाओगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड दिखाओगे। जनरल डोनेशन है उसको भी हम दो तरीके से मानते हैं, कैपिटल की मानोगे तो लाइबिलिटी साइड दिखाओगे, रेवेन्यू की मानोगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड दिखाओगे, मीन्स क्रेडिट साइड दिखाओगे। ठीक है, उसके बाद लीगेसी है, लीगेसी कैपिटल नेचर की मानोगे तो कहाँ दिखाओगे, लाइबिलिटी साइड दिखाओगे, रेवेन्यू नेचर की मानोगे तो कहाँ दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड दिखाओगे। उसके बाद है जैसे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर ओल्ड न्यूज़पेपर का सेल कर रहे हो तो क्रेडिट साइड दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो, और लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं दिखाओगे। देखो अब आप न्यूज़पेपर स्पोर्ट मटेरियल है उसको सेल कर रहे हो तो कैसे ट्रीटमेंट करोगे, इफ़ ओल्ड मटेरियल शोज एज कंज्यूम्ड आर सोल्ड, जो कंजप्शन है वो सोल्ड हो गई तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाओगे। अगर ओल्ड मटेरियल ये शो करता है कि स्टॉक था वो सारा बिक गया तो भी आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे। बट इफ सेल ऑफ सच ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल रिजल्ट इन टू लॉस, अगर आपका जो आपने पुराना अपना स्पोर्ट्स का मटेरियल था उसको बेचा, कैसा मटेरियल था, स्पोर्ट्स का था, उसको बेचा और उसको बेचने से आपको लॉस हुआ तो उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड दिखाओगे, डेबिट मीन्स टू से इनकम साइड दिखाओगे। ठीक है, होनोरियम, होनोरियम भी कहाँ दिखाओगे आप, डेबिट साइड में। सब्सक्रिप्शन इफ बिलोंग्स फ्रॉम द करंट ईयर तो कहाँ दिखाओगे, देखो करंट ईयर से शो कर रहा है तो कहाँ दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। इससे तो कोई मतलब नहीं है। देखो बेटा सब्सक्रिप्शन का एक ना बच्चा मेरे से पूछ रहा था, मैंने देखा था कि मतलब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे तो किसी और के चैनल पे बच्चे ने सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछा था, मैं आपको बता देती हूँ। देखो सब्सक्रिप्शन है 2019 का 2020 का। 2019 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 4,000 रुपये, 2020 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 3,000 रुपये। एडवांस सब्सक्रिप्शन था 2019 में 2,000 रुपये, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2020 का 2,000 रुपये। ठीक है, नहीं सॉरी, आउटस्टैंडिंग 2019 का 4,000, आउटस्टैंडिंग 2020 का 3,000, एडवांस 2019 में 2,000, एडवांस 2020 में 2,000 मिला था। अब देखो जब सब्सक्रिप्शन होता है तो उसकी आप एंट्री कैसे करते हो। सब्सक्रिप्शन होता है तो सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अब देखो कैसे करोगे बेटा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2019, मतलब जो बिगिनिंग का सब्सक्रिप्शन है उसको तो लेस करते हैं, एडवांस का सब्सक्रिप्शन है उसे ऐड करते हैं, एंड का सब्सक्रिप्शन है उसे ऐड करते हैं और एडवांस के सब्सक्रिप्शन को क्या करते हैं, फॉर द ईयर क्या करते हैं, लेस करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि 2019 मतलब आपका जो बिगिनिंग ईयर है 2019, बिगिनिंग के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को लेस करेंगे, वहीं आपका एडवांस का सब्सक्रिप्शन है बिगिनिंग ईयर का है तो ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड होएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन है एट द एंड ऑफ द ईयर लेस होएगा। समझ आया, तो ये आपका बिगनिंग का था और ये आपका बिगनिंग का, ये एंड का, ये बिगनिंग का, ये एंड का, ये देख लो। फिर बिगनिंग का एंड का, बिगनिंग का एंड का, तो मैंने कहा बिगनिंग का क्या होएगा, लेस होएगा, एंड का क्या होएगा, ऐड होएगा। देखो बिगनिंग का लेस हुआ, फिर एडवांस बिगनिंग का ऐड हुआ, आउटस्टैंडिंग एंड का ऐड हुआ और एडवांस एंड का क्या हुआ, लेस हुआ। आपकी ये सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आ जाएगी। कैसे आएगी, क्या करोगे, 2,000 और 3 5,000, 5,000 में से 6,000 में से 5,000 घटोगे, 1,000 आपका नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव आएगा तो उसको आप डेबिट साइड दिखाओगे। ठीक है, ये थी आपका किसके, सब्सक्रिप्शन का। दोबारा बता रही हूँ, ये बिगनिंग का है, ये
आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है या आउटस्टैंडिंग एंड का है, ये एडवांस बिगनिंग का है, ये एडवांस एंड का है। तो आप कैसे करोगे, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग के आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हैं, एंड के आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं। जब इसको माइनस करते हैं तो इसको प्लस करते हैं, उल्टा करते हैं। तो एडवांस के बिगनिंग को ऐड करते हैं और एंड के बिगनिंग को लेस करते हैं और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकल के आ जाता है। एज इट इज़ यही आएगी, जो फिगर है वो चेंज आएगी, एज इट इज़ ऐसे ही आता है, बस आपको कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, ये था एनपीयू। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।